हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री। और यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चैप्टर 9 है ये हमारा। और यहाँ हम देख रहे थे किस तरीके से वुमेन, चिल्ड्रन और इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक में हम इनकी प्रॉब्लम्स को देख रहे थे कि किस तरीके से बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो थे वो मशीन के अंदर क्रश होके अपनी जान दे देते थे। अब जो कोल माइंस थे बहुत डेंजरस प्लेस थी वर्क करने के लिए, क्योंकि कई बार रूफ्स जो होती थी ना वो पूरी की पूरी छत गिर जाती थी, जिससे कि एक्सप्लोजन हो जाता था, इंजरीज हो जाती थी। अब जो ओनर थे कोल माइंस के, उन्होंने वो चिल्ड्रन को यूज करते थे ताकि डीप कोल का जो एक खदान टाइप होता था वहां वो चले जाएं, जहाँ पे एडल्ट नहीं जा पाते थे। और कई बार छोटे छोटे बच्चे वहां पे सांस की कमी से या यहीं वहीं पे बंद रहने की वजह से दम घुट जाता था और इसकी वजह से मर जाते थे। आप समझिए, कोई डेटा नहीं है बट हजारों की संख्या में छोटे बच्चे मरे हैं इन इंडस्ट्रीज के चक्कर में। यंगर चिल्ड्रन ये ट्रैपर्स की जैसे वर्क करते थे कोल वैगन्स में, कोल बियरर्स में। जो फैक्ट्री मैनेजर्स थे वो चाइल्ड लेबर को मानते थे कि इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। अब जो एविडेंस हमको ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड से मिलता है वो क्या मिलता है कि जो हाफ ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने काम 10 साल से कम की उम्र में शुरू कर दिया था और 28% अंडर 14 थे। वुमेन को ठीक है फैक्ट्री में काम करने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली थी, सेल्फ एस्टीम मिली थी, लेकिन जितनी गंदी कंडीशन वहाँ वर्क करने की थी, जितने ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स थे और जितना सब कुछ उनको सहना पड़ता था ना, उसके आगे ये सेल्फ एस्टीम कुछ भी नहीं थी। बच्चे अपनी जान गवा दिया करते थे, छोटे बच्चे पैदा होते ही कई बच्चे मर जाया करते थे। तो इंडस्ट्रियल कंडीशंस ने उनकी लाइफ को बहुत ख़राब बना दिया था। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये वो घर का सीन है, वो क्वार्टर्स का सीन है जो फ्रेंच आर्टिस्ट डोर ने बनाया है, जहाँ पे लोग रहा करते थे। देखिए इतनी बुरी कंडीशन में ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। दैट वॉज द ट्रुथ। अब चार्ल्स डिकेंस अपनी नॉवल हार्ड टाइम्स में लिखते हैं कि जो सीवियर कंटेम्प्ररी क्रिटिक ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर पुअर wrote a fictional account of industrial town he aptly called कोक टाउन। वो बहुत ही खिलाफ थे इन इंडस्ट्रियलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था डेवलपमेंट थे उनको, इससे दिक्कत थी, उन्हें दिक्कत थी कि जितनी गंदी कंडीशंस में वो बेचारे पुअर रहते थे ना, वो बहुत ही दयनीय थी। उन्होंने इमेजिन करा था एक अपनी राइटिंग में कोक टाउन नाम का एक शहर, एक टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन जो एक्चुअली सबके जैसा ही था। ये टाउन था रेड ब्रिक का, बट वहां पे कुछ भी रेड नहीं था। स्मोक की वजह से, एशेस की वजह से सब कुछ ब्लैक हो चुका था। वो अननेचुरल रेड एंड ब्लैक कलर में पेंटेड लग रहा था। मशीनरीज और चिमनीज की वजह से हर जगह धुआं ही धुआं था। ब्लैक कैनाल थी, एक रिवर थी जिसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल, डाई की स्मेल हमेशा आती रहती थी। जो विंडोज के बाहर से ऐसे देख के ऐसा लगता था जैसे हम पता नहीं कहाँ नर्क में आ गए हैं, और उसे देख के ही दिल एकदम कांप जाता था। सो दैट वाज जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, और काफी हद तक ठीक था। डी.एच. लॉरेंस जो है ब्रिटिश एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट, उन्होंने 70 साल के बाद लिखा, डिकेंस के 70 साल के बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया चेंज इन विलेज की कोल्ड बेल्ट में। चेंज जो उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था बट सुना था। तो जो टाइनी विलेज थे जहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस, फ्रेगमेंटरी रोज होती थी, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी ड्वेलिंग्स बन चुकी थी, मशीनरीज इंस्टॉल हो चुकी थी। और इसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ थी ना ह्यूमन बीइंग की, वो बहुत ही अजीब हो रखी थी। एक तरफ तो जो गरीब है वो और गरीब हुए जा रहा था, जो अमीर था वो बहुत अमीर हुए जा रहा था, और एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस उनके बीच में देखने को मिलता था। अब देखिए, बहुत समय तक समस्याएं रहेंगी, तो क्या आपको लगता है कि भाई दुनिया में कोई जनरेशन की जनरेशन सहती चली जाएगी? बेटा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निकलेगा जो प्रोटेस्ट करेगा, और यहाँ पर भी अब प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो अर्ली डिकेड से इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने नए पॉलिटिकल आइडियाज़ को पायनियर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, जब उनको आज़ादी मिली थी, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी थी। उन्होंने कहा था ये आइडिया पूरे यूरोप में फैलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही लोगों को राइट्स मिले, सबको पता हो।
तो उनका जो आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैलना शुरू हो गया था। अब इस आइडिया की वजह से मास एक्शन होता था। मतलब आप ये देखिए, लोगों की डिमांड थी कि क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबलीज में है, और जो वॉर की वजह से प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन प्राइजेस को कंट्रोल करना। इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट हार्श वर्किंग कंडीशंस फैक्ट्रीज में, वो इंक्रीज होता गया। वर्किंग पॉपुलेशन बहुत इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि उनको राइट टू वोट तक नहीं था। अब गवर्नमेंट क्या कैसे रिएक्ट करती थी, वो रिप्रेशन से, यानी कि इन सब प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती थी। राइट टू प्रोटेस्ट का उन्होंने राइट छीन लिया लोगों से। उन्होंने नए लॉ पास कर दिए जिसके हिसाब से आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब इंग्लैंड का फ्रांस के साथ बहुत लंबे समय तक वॉर रहा था। लाइक 1792 से 1815 तक तो बहुत ही तगड़ा वॉर रहा था, जिसकी वजह से ट्रेड जो था इंग्लैंड और यूरोप के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, फैक्ट्रीज शट हो गई, बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। और जो प्राइजेस थे ना एसेंशियल फूड आइटम्स के, जैसे कि ब्रेड, मीट, ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब इट इज़ बियॉन्ड द एवरेज वेजेस। अब पार्लियामेंट जो थी 1795 में, उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन एक्ट्स पास करे थे, जिसमें ये इलीगल कर दिया गया था कि कोई भी ऐसी स्पीच या राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखेगा जिसमें किंग, कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की बुराई हो, या फिर अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग ऑफ 50% से ज़्यादा, ये भी बैन कर दिया गया था। फिर भी इसके बाद खूब प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल हल्ले मचा के रख दिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मोनार्की थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन वर्कर्स को कभी भी राइट टू वोट मिले। मतलब वो क्या बोलते थे कि आप तब तक इम्पोर्ट मत करो सस्ती चीज़ें जब तक प्राइजेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, हमारा बहुत ज़्यादा फायदा ना हो जाए। मतलब लालची थे, बहुत ज़्यादा लालची लोग ये। अब जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ने बहुत एजिटेशन दिखाया, बहुत प्रोटेस्ट दिखाया, और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह वो शो कर रहे थे। फूड रायट्स हो गई थ्रू आउट द कंट्री 1790 से। मतलब लड़ाई खाने के ऊपर हो रही है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, आप समझो लोग खाने के ऊपर लड़ रहे हैं, खाने के ऊपर एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जो ब्रेड था, स्टेपल फूड आइटम था, मेन फूड आइटम था, जो पुअर की डाइट था, और इसका प्राइस जो था वो गवर्नमेंट गवर्न करती थी, ताकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बकाया रहे, बरकरार रहे। अब जो ब्रेड्स थे, ब्रेड के स्टॉक सीज कर दिए गए। ऐसे ऐसे प्राइस पे बेचे जाते थे जो मॉरली करेक्ट नहीं होते थे। हाई प्राइस पे बेचे जाते थे प्रॉफिट हंगरी ट्रेडर्स के द्वारा। अब जो रायट्स थे वो बहुत ज़्यादा होने लग गए थे 1795 में, और कंटिन्यू रहे थे 1840s तक। अनदर कॉज ऑफ हार्डशिप की अगर हम बात करें, वो था एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब क्या था कि जो बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स थे ना, उनको मिला के एक बड़े फार्म्स में कन्वर्ट करके बहुत बड़े लैंडलॉर्ड को दे दिया जाता था। जिसकी वजह से आप ये देखो, जो पुअर रूरल फैमिलीज थी, उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। और उसके बाद मशीनरी इंट्रोड्यूस हो जाती है कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ से लोगों की जो नौकरी चली जाती है। अब जो लेबर थे, ऑब्वियसली बात है, एक मशीन काम कर रही है और एक बंदा काम कर रहा है। आप कहो जी कैसे दोनों की स्पीड सेम टू सेम आ जाएगी? तो लोग इससे बहुत फियर्स हो गए थे, बहुत नाराज हो गए थे। मतलब लैंकाशायर में कॉटन वीवर्स ने, उन्होंने पावर लूम्स ही डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा ये मशीन ही उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। जहाँ पे भी मशीन इंट्रोड्यूस होती थी, जैसे कि नॉटिंघम में, और उसके अलावा लेस्टेरशायर में, दर्बीशायर में, मशीनें तोड़ फोड़ कर दी। यॉर्कशायर में डिस्ट्रॉयड बाय द क्रॉपर्स, क्रॉपर्स ने चीज़ें, शेयरिंग फ्रेम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हर जगह रायट थे। 1830 तक तो खूब लड़ाई झगड़े सब होने लग रहे थे। अब जो 1830 में फार्म लेबरर्स थे, उनको भी बड़ा डर था नई थ्रेशिंग मशीन से, जो सेपरेट करती थी ग्रेन को हस से। अब राइटर्स ने ये मशीनें भी स्मैश कर दी। इन सब में से 9 को हैंग किया गया, 9 को फांसी पे चढ़ाया गया, 250 को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया एज अ कन्विक्ट्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। अब ये मूवमेंट को लुथिज्म बोलते थे, जिसके लीडर थे कैरिस्मेटिक लीडर नेड लुथ। कैरिस्मेटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन करिश्मा था इनका। इनका जो बोलने का अंदाज था, काम करने का अंदाज था, दैट वाज
लिटिल, मतलब लिटिल क्या, बहुत ही बढ़िया। और उसके अलावा जो रुदिन था वो सिर्फ ये नहीं कहता था कि मशीन को असॉल्ट करो, ये कहते थे कि एक मिनिमम वेज होनी चाहिए हमारी, जो वुमेन और चिल्ड्रन वर्क करें उनके लिए अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने मशीनरी की वजह से अपनी जॉब्स खोई हैं उनके लिए एक राइट होना चाहिए, उनके लिए कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए, ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का हमें राइट होना चाहिए, हम लीगली अपनी डिमांड्स को प्रेजेंट कर सके, ये राइट्स हमारे पास होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन, ये मुद्दा बड़ा तगड़ा चला था। अब जो अर्ली ईयर्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशंस के, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उनके पास ना वोट का राइट था, ना कोई लीगल मेथड था अपने एंगर को एक्सप्रेस करने का। बट आप ये देखिए उनकी लाइफ्स ओवरटर्न होती है अगस्त 1819 में, जब 80,000 लोग गैदर होते हैं सेंट पीटर फील्ड्स में मैनचेस्टर में अपने डेमोक्रेटिक राइट को क्लेम करने के लिए। और लाइक पब्लिक मीटिंग्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके लिए उनको बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटली, बहुत निर्दयता से सप्रेस किया जाता है। और इसको पीटरलू नाम दिया जाता है। पीटरलू मसैकर क्यों? क्योंकि वाटरलू में भी फ्रेंच आर्मी को जहाँ हराया गया था वहाँ पे भी इसी टाइप का मसैकर हुआ था, तो राइमिंग वर्ड से पीटरलू बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं माने। और आप ये देखिए जो उन्होंने उनके राइट्स थे उनको डिनाई कर दिया गया 6 एक्ट्स के द्वारा जो पार्लियामेंट ने सेम ईयर में लॉन्च करे। मतलब उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शंस पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी बढ़ा दी, और जो 2 कॉम्बिनेशन एक्ट्स थे 1795 में उसमें भी बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी ठीक है, आफ्टर पीटरलू कुछ तो फ़ायदा हुआ। जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे अब उनको जो कॉम्बिनेशन एक्ट्स थे उनको हटाना पड़ा। लाइक 1824-25 में उन्होंने ये राइट, फिर जो उन्होंने ये राइट छीनने के लिए लॉ बनाए थे ये थोड़े से हटा लिए थे। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।